नमस्कार, 5 का प्रहार लेकर आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। आतंक का वो वायरस जिससे पूरी दुनिया परेशान है। आतंक का वो वायरस जो किसी भी देश को पूरी तरह से खोखला कर देता है। उस वायरस का खात्मा कैसे होगा? इजराइल ने फिलिस्तीन में हमास का जो पूरा आतंकी संगठन है इसको खत्म करने की ठान ली और साफ तौर पे इजराइल ने कह दिया कि जब तक हमास का संगठन, आतंकी संगठन खत्म नहीं होता तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। बड़ी जानकारी यही मिल रही है क्योंकि कोशिशें जिस तरीके से हुई वो साफ तौर पे इंसानियत की बलि ले रही हैं और इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि इंसानियत की बलि कब तक चढ़ती रहेगी, कब तक यूं ही निशाना बनते रहेंगे मासूम। और 5 के प्रहार में आज जो पहला सवाल हम करने जा रहे हैं वो यही सवाल होगा कि आखिर क्या मध्यस्थता के जरिए ये मामला हल होगा? तो कौन करेगा मध्यस्थता? कोई भी देश किसी आतंकी संगठन का साथ कैसे दे सकता है? उसको आतंकी संगठन को खत्म करने के लिए पूरी तरीके से एकजुट होना चाहिए, एक साथ खड़ा होना चाहिए। दूसरा सवाल हमारा आज ये है कि इजराइल फिलिस्तीन जंग में क्यों पूरी दुनिया बटी हुई है? क्या इसमें भी अपना इंटरेस्ट नजर आता है दुनिया के अलग अलग मुल्कों को? तीसरा सवाल आज 5 के प्रहार में हम करेंगे, खूनी संघर्ष का नशा इंसानियत को क्यों सजा मिलती रहे? इसकी क्यों इंसानियत लगातार बलि का बकरा बनती रहे? और आज चौथा सवाल होगा, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो चुकी है? जो तस्वीर हम देख रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच। पांचवा सवाल आज 5 के प्रहार में हम करने जा रहे हैं, क्या भारत की मध्यस्थता से ही निकलेगा शांति का रास्ता? यानी कि वो शांति जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच होनी चाहिए वो कब होगी किसी को नहीं पता, लेकिन क्या उसकी मध्यस्थता भारत करेगा और भारत की उस मध्यस्थता के जरिए ही रास्ता निकलेगा? आज 5 के प्रहार में ये सवाल हम करेंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। इजराइल फिलिस्तीन में घमासान, दुनिया परेशान। जारी है बमबारी, महायुद्ध की तैयारी। भारत करेगा मध्यस्थता, निकलेगा शांति का रास्ता। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद गहराता जा रहा है। करीब एक हफ्ते से दोनों देशों में बमबारी जारी है। दोनों तरफ से जारी घमासान से ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से अग्नि वर्षा हो रही है। हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागकर संघर्ष की शुरुआत की, जिसके बाद इजराइल ने कई ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इजराइल ने हमास के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं और गाजा में हमास के मुखिया याहिया अल सिनवार के घर को इजरायली मिसाइलों ने मिट्टी के ढेर में तब्दील कर दिया। इतना ही नहीं, इससे पहले इजराइल ने माइंड गेम का इस्तेमाल करते हुए मीडिया बिल्डिंग को तबाह कर दिया। इजराइल ने साफ कर दिया है कि अब गाजा पर हमले जारी रहेंगे। אמרתי שאנחנו נגבה מחיר כבד מאוד מהחמאס ומשאר ארגוני הטרור, ואנחנו עושים זאת ונמשיך לעשות זאת בעוצמה רבה. इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी ये जंग के बीच दुनिया दो हिस्सों में बटी नजर आ रही है। भले ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय शांति की बात कर रहा है, लेकिन सब नाप तोल कर अपने तरीके से बयान दे रहे हैं। Israel has a right to defend itself when you have thousands of rockets flying into your territory, but I had a conversation for a while with the Prime Minister of Israel, and I think that my hope is that we'll see this coming to conclusion sooner than later. सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनाइटेड नेशंस ने भी चिंता जताई है, लेकिन अब तक ऐसा नहीं दिख रहा है कि सीधे तौर पर कोई इजराइल और फिलिस्तीन के बीच खिंची तलवार को मयान तक ले जाने की पहल में जुटा हो। फिलहाल इस खूनी संघर्ष पर विराम लगने के संकेत नहीं दिख रहे। ऐसे में सवाल है कि क्या इन देशों के बीच टकराव तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? क्या इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की ये जंग दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में धकेलेगी? भारत में इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का समर्थन हो रहा है। भारत के दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध भी है। क्या भारत मध्यस्थता कर दोनों देशों के बीच तनाव को शांति की ओर ले जा सकता है? अगर भारत ये कदम उठाता है तो ये उन दो मुल्कों के बीच की ही नहीं
बल्कि पूरे विश्व के भले के लिए होगा। दुनिया के देशों को भी युद्ध की बजाय शांति के कदमों पर विचार करना चाहिए। तो आज हमारे साथ महायुद्ध में मौका देखने वालों पर करिए 5 का प्रहार। तो इजराइल ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि गाजा में हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक हमास का वो पूरा आतंकी संगठन जो अशांति की कोशिश कर रहा है वो खत्म नहीं हो जाता है। और आज हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी सर जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ मेजर गौरव आर्या जुड़ चुके हैं, कंसल्टिंग एडिटर, स्ट्रैटेजिक अफेयर, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। सुबोही खान मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, एडवोकेट और एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ इस वक्त ये मुझे जानकारी मिल रही है मौलाना सईद कादरी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। सुजाता पॉल मेरे साथ जुड़ी हुई है और फुआद हालिम, डॉक्टर फुआद हालिम भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लीडर है सीपीएम के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेजर गौरव आर्या आपके साथ में डिबेट की शुरुआत करना चाहती हूं और फुआद हालिम आपके साथ। मेजर गौरव आर्या, ये तो बहुत जरूरी है ना कि हर तरफ ये जरूर कहा जा रहा है कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? वहां की आवाम का। लेकिन रुकेगा कैसे ये मामला? क्या लगता है कि भारत की वो पहल जो होनी चाहिए, जिसको लेकर के पहले भी यूएन ने कहा था, वो होनी चाहिए और उसके जरिए एक शांति की प्रयास होने चाहिए? जी बिल्कुल, शांति का प्रयास होना चाहिए इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में। श्वेता, 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे वहाँ पे। वो इजराइल भी गए और रमाला भी गए थे वहाँ पे, और उनको ग्रैंड कॉलर ऑफ पैलेस्टीन दिया गया था वहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम देश हैं ऐसे दुनिया भर में, बहुत कम देश हैं जिनकी दोनों देशों के साथ जिनकी ताल्लुकात ठीक ठाक हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि बहुत जबरदस्त ताल्लुकात हैं, इजराइल के साथ हैं, पैलेस्टीन के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। और ट्रेडिशनली हमने यासिर अराफात की जो पीएलओ थी उसको भी सपोर्ट करा है, और इंदिरा गांधी जी के टाइम से बहुत अच्छे हमारे रिश्ते चलते चले आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर भारत मध्यस्थता करे, इसमें आगे बढ़ चढ़ के अमन करे, तो दोनों तरफ के लोग जो मारे जा रहे हैं, चाहे वो पैलेस्टीनियंस हो चाहे वो इजरायलीज हो, तो मुझे लगता है ये रुकेगा। और जहां तक ये चीज है, लोग कह रहे हैं कि इजराइल हमला बंद कर दे, तो इजराइल हमला बंद कर दे तो पैलेस्टीन पहला रॉकेट किसने फायर करा था? ठीक है, तो मुझे लगता है दोनों तरफ से बंद होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि पैलेस्टीनियंस वहां पे 1000-2000 रॉकेट फायर कर दें और जब इजरायली जवाब दें तो फिर वो बोले कि नहीं साहब, ये तो महाशक्ति है, न्यूक्लियर पावर है, हम गरीब हैं, हमारे पास। ये गरीबी का रोना पैलेस्टीनियन शुरू से गा रहे हैं, तो ये गाना बंद करें। यहाँ पर हमने ये भी देखा है जो इजराइल है वो किस तरीके से एक एक ठिकाने को, हमास के आतंकी संगठनों के एक एक ठिकाने को तबाह कर रहा है। वो तस्वीरें भी हमारे पास आई हैं, जरा मैं वो भी दिखाती हूँ, क्योंकि देखिए आतंक का खात्मा होना चाहिए, फिर वो चाहे किसी भी देश में पनप रहा हो। और इसीलिए जरूरी ये है कि ये जो कदम है ये आखिर किस ओर जा रहे हैं? क्या तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रहे हैं? और जो तस्वीरें अब सामने आई है वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, क्योंकि ये तस्वीरें ये दिखा रही हैं कि इजराइल पूरी तरीके से मन बना चुका है कि कैसे हमास के टॉप कमांडर्स को ढेर किया जाएगा। देखिए ये जितनी भी इस वक्त आप लिस्ट देख रहे हैं, जितने भी ये चेहरे देख रहे हैं, ये वो हमास के टॉप कमांडर्स थे जिनके जरिए हमास किस तरह से अशांति की कोशिश कर रहा था। हमास ने वो पहला रॉकेट दागा और उसके बाद कैसे अशांति और पूरा एक तरह से कहे कि इंसानियत को ताक पे रख करके वो खेल शुरू हो गया, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आंसू नजर आते हैं। लेकिन ये सारी चीजें कैसे खत्म होंगी? देखिए इसीलिए मैं कह रही हूं कि हमास के ये टॉप कमांडर जिनका खात्मा जरूरी था, और इजराइल ने साफ तौर पर इस बार ये कह दिया है बहुत हुआ, अब जवाब दिया जाएगा। और जब तक ये पूरी कायराना हरकतें खत्म नहीं होती हैं, हर बार इस तरह से हम जवाब देते रहेंगे। अभी ऑपरेशन जारी है और ये ऑपरेशन तब खत्म होगा जब पूरा का पूरा आतंक का ये नेटवर्क खत्म हो जाएगा। और इसीलिए मैं ये तस्वीरें दिखा रही हूं, ये देखना बहुत अहम है, क्योंकि यही वो दहशतगर्द है जो मंशा रखते हैं दहशतगर्दी की। और ये वो चेहरे हैं जिनको एक एक चेहरे को खत्म किया गया, एक एक कमांडर का ठिकाना खत्म किया गया। ये बहुत जरूरी भी था। मैं सुबह ही आपसे समझना चाहती हूँ, बहुत जरूरी ये है कि आतंक को जो पाल पोस रहा है उसका भी खात्मा और आतंकी संगठनों का भी खात्मा। जी श्वेता, देखिए सबसे पहले तो मैं ये रिआइट्रेट करना चाहूंगी, जैसे अभी गौरव जी ने भी बोला कि वॉर कभी भी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होती है। डेफिनेटली जहां तक हो सके युद्ध को टाला जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध में हमेशा दोनों ही जगह के मासूम लोग भी मारे जाते हैं जो बिल्कुल भी नहीं मारे जाने चाहिए। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि जब वॉर आ ही गई है, जिन्हीं कारणों से भी आई है,
तो हम लोगों को उसके रीजंस को समझना चाहिए। मुझे लगता है कि ये लड़ाई एक आतंक के खिलाफ है। गाजा स्ट्रिप को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है हमास आतंकी संगठन ने, और जो लोग इसको एक रिलीजन का नाम लेकर, या जैसा गौरव जी ने बोला कि विक्टिम कार्ड इस्तेमाल करके एक वन साइडेड नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो लोग सही में इंसानियत के साथ हैं तो सारी कंट्रीज को, इनफैक्ट सारी इस्लामिक कंट्रीज को भी मिलके हमास के खिलाफ बोलना चाहिए, और मतलब इजराइल का इस चीज में साथ देना चाहिए कि वो एटलीस्ट अपना सेल्फ डिफेंस करने के लिए अपने आप को स्ट्रांग उस कंट्री ने किया। मुझे कुछ सुजाता जवाब दीजिए। मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी, मैं कोई एक बात जरूर बताना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि 1948 में मैं हमेशा से उसके साथ रहूंगी, क्योंकि भारत जो है वो शांति प्रिय देश है। पूरी दुनिया में अगर शांति रहेगी तो ही ये दुनिया आगे बढ़ेगी। शांति बनाए रखने के लिए हमारे देश को अगर आगे आने की जरूरत है, उसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। और हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है यूएन में, तिरुमूर्ति जी, उन्होंने इस बात को साफ कर दिया है। मुझे बड़ी खुशी है कि आज मेजर गौरव आर्या जो है इस बात को मान रहे हैं कि शांति बनाए जाने की जरूरत है, सिचुएशन को डिफ्यूज करने की जरूरत है जो तनाव की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दूं कि हमारे देश में जब हम पैलेस्टाइन को हद तक बनाए जाने की जरूरत होती है, शांति एक हद तक बनाए जाने की जरूरत होती है। मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ, देखिए इजराइल जब एस्टैब्लिश हुआ 1948 में, प्लीज कुछ सेकंड्स दीजिए, तो ऑलमोस्ट 7-8 कंट्रीज ने, अरब कंट्रीज ने मिलकर उनके ऊपर आक्रमण किया, जिस वॉर में इजराइल जीता, और पैलेस्टीनियन आर्मी को अपने साथ लेकर उन अरब कंट्रीज ने इजराइल पे अटैक किया था। तो जब भी आप वॉर में जीतते हैं, ऑब्वियसली वो जगह और वो जो बॉर्डर बाउंड्री होती है आपकी कंट्री की बढ़ती है। तो जो विक्टिम कार्ड खेला जाता है कि इजराइल ने पैलेस्टीन के ऊपर कब्जा किया, मैं जरा मेरे साथ इस वक्त जीडी बख्शी सर भी जुड़ चुके हैं। जीडी बख्शी सर, विक्टिम कार्ड खेल करके कोई बच तो नहीं सकता है ना, क्योंकि रिलीजन कार्ड खेलना बड़ा आसान होता है सर, लेकिन जड़ तक जाकर के उस समस्या को खत्म करना मुझे लगता है इतना आसान नहीं होता, और इसीलिए कोई बात नहीं करता खुल करके। देखिए बात ऐसी है कि ये दीज आर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ आइडेंटिटी। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ आइडेंटिटी बहुत ही ब्रूटल होते हैं और वो चलते जाते हैं सालों साल, साल दर साल। अभी भी जो रशिया है और इजिप्ट है वो दोनों ट्राई कर रहे हैं मीडिएशन की, अभी तक उनको कोई सफलता नहीं मिली। अमेरिका भी कोशिश कर रहा है, कोई सफलता नहीं मिली। हम भी चाहेंगे कि शांति हो जाए, कौन नहीं चाहेगा शांति हो जाए, लेकिन आप परिप्रेक्ष्य नहीं भूल सकते ना। देखिए 2300 रॉकेट आप फायर कर दें इजराइल के रिहायशी इलाकों पर। गनीमत सिर्फ ये है कि इजराइल ने आयरन डोम सिस्टम टेक्नोलॉजी इजाद की है, जिससे वो कोई 80% से ज्यादा जो प्रोजेक्टाइल्स, जो रॉकेट्स आ रहे हैं उनको इंटरसेप्ट कर रहा है, दूर ही डिस्ट्रॉय कर रहा है। तभी इतनी कैजुअल्टी नहीं हुई उनकी, नहीं तो वहां अभी खून की नदियां बह गई होती। 2300 रॉकेट, हर एक रॉकेट का वॉरहेड 5-10 kg का तो कम से कम एक्सप्लोजिव है। तो ये आप फायर करना शुरू कर दें और जब आपको पलटवार मिले तो आप दुनिया के सामने छाती पीट के रोना शुरू कर दें कि मार दिया, मार दिया, मार दिया। अब इजराइल जो है वो लोग भी बिल्कुल इसको अब रोकने की पे आमादा हो गए हैं, और जो उन्होंने अपना ऑपरेशन गार्डियन वॉल जो स्टार्ट किया है, ऑपरेशन गार्डियंस ऑफ द वॉल्स, वो उसके तहत कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशन कर रहे हैं। जो हमास का टॉप लीडर है, जो है यहया अल सिनवार, उसका घर उन्होंने फ्लैटन कर दिया है। जो टॉप 16 कमांडर हैं उनको मार डाला है, और फिर उन्होंने क्या किया कि एक चकमा दिया कि हम जो है लैंड अटैक करने वाले हैं। तमाम इजराइल जो हमास वाले थे, प्रॉब्लम इजराइल को ये आ रही थी कि इन्होंने अपने हेडक्वार्टर, अपने ठिकाने बच्चों के स्कूलों, अस्पतालों के साथ लगा रखे थे, ताकि जानबूझ के अगर जब इजराइल की रिटेलिएशन होती है तो वो दुनिया भर में डंका पीटे कि साहब हमें मार दिया, हमें मार दिया, हाय हाय क्या जालिम यहाँ काम हो रहा है। तो इजराइल ने क्या किया है कि उन्होंने एक र्यूज किया
डिसेप्शन ऑपरेशन किया कि हम हमला करने वाले हैं। ये तमाम लोगों ने वहां पे मेट्रो नेटवर्क एक अंडरग्राउंड बनाया हुआ है टनल्स का। ये टनल्स में गए तो इजरायली एयरफोर्स जो पहले से तैयार थी उसने बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स डाल के बहुत नुकसान इनको पहुंचाया है। ये शुरुआत इन्होंने करी। जब भुगतना शुरू हुए तो दुनिया के सामने छाती पीट के रो रहे हैं। अब आप बोले कि साहब अल-अक़सा मॉस्क पे हमने आपका सेकंड टेम्पल डिस्ट्रॉय किया था, अब वो डिस्ट्रॉय ही रहना चाहिए। तो ये जो है ना, ये थोड़ा सा ये ज़्यादा आप शुरुआत करते हैं और फिर आप दुनिया भर में रोना पिटना और दुहाई शुरू कर देते हैं। जीडी बख्शी सर, ये आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। बात ये है कि हाँ, शांति होनी चाहिए, शांति होनी कौन चाहिए, नहीं चाहता शांति सर, मैं वो तस्वीर दिखाती हूँ, लेकिन क्या हो जाएगी ये समझ में आएगा कि वहाँ के जो लोग हैं इजराइल में खासतौर पे हम देखें तो किस तरह से परेशान है। कोई अपने बच्चों को बचा रहा है, कोई अपने बच्चों की जिंदगी को कैसे वो बचाए उसकी कोशिश कर रहा है। देखिए फिलहाल तो मैं एक तस्वीर आपको दिखा रही हूँ, एक एक तस्वीर हिला देने वाली। ये बच्ची 10 साल की है और ये साफ तौर पे ये कह रही है कि मेरे घर को उजाड़ दिया गया, मेरे अपने मुझसे जुदा हो गए। क्या इस बच्ची के आंसुओं को रोक पाएगा कोई? क्या इस बच्ची के दर्द को कोई संभाल पाएगा? ये देखिए तस्वीर दिखाइए, ये मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसे ये पिता है जो डर रहे हैं क्योंकि ऊपर से देखिए कभी भी रॉकेट फायर हो सकता है। जो ये लोग देख रहे हैं, आवाजें लगातार ये लोग अपने कानों में सुन रहे हैं और उसके बाद सोचिए इन लोगों का हश्र, इन लोगों का हाल क्या होता होगा जब ये लगातार देखते हैं कि इनकी जिंदगी पर बन रही है। क्या ऐसे लोगों को हम बचा नहीं सकते? क्या युद्ध ही सिर्फ और सिर्फ एक नतीजा होता है? और इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि भारत अब मध्यस्थता करेगा तो क्या ये जो संघर्ष, लंबा संघर्ष है, ये खत्म हो जाएगा? मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे, मौलाना सईद उल कादिर साहब, आपसे बहुत जल्दी पहल होनी चाहिए। अब मुझे पूरा मौका दीजिए। मैं जब से सुन रहा था मेजर साहब को भी और सुबीर खान को भी, अब मेरी बात सुनिए। सबसे पहली बात यह है कि इस्राइल एक ऑक्यूपायर है, फलस्तीन एक मुल्क था, वहां पर लोग रहते बसते थे और इसको जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान में नासूर पैदा किया, हमारे मुल्क में एक बंटवारा कर दिया। यहीं के मुल्क के लोग थे हिंदुस्तान के, लेकिन वहां पर बाहर से ऑस्ट्रिया के लोगों को लाया गया, स्पेन के लोगों को लाया गया और जर्मनी के लोगों को लाकर उनके बीच में बसा दिया गया। सबसे पहली बात, इस्राइल का वजूद ही नाजायज है, वो गैर जरूरी खाबिजी। आपके कह देने भर से क्या उसका वजूद नाजायज हो जाएगा? आपके कह देने भर से ये हो जाएगा क्या? जी, आपके कह देने भर से ये हो जाएगा क्या? सारा रिकॉर्ड मौजूद है। आप क्या आंख बंद करके बैठी हैं? सबको मालूम है 1948 में सिर्फ आप ही लोग तो अभी तक चिट्ठा नहीं पढ़ा। क्या आप कह रहे हैं कि इजराइल इज एन इलेजिटिमेट कंट्री? उसको यूएन ने रिकग्निशन नहीं दी? इजराइल हैज नो राइट टू एग्जिस्ट? नाजायज लोग है, फलस्तीनियों की जमीन पर कब्जा कर दिया और हिंदुस्तान का ये शुरू से मौकफ रहा कि हम फलस्तीन। तो वो यहूदियों की भी जमीन है। तो आपकी थ्योरी नहीं समझ में आ रही, यही तो प्रॉब्लम थी ना, यही प्रॉब्लम है। आप ही लोग हैं जो नफरत की जड़ को बढ़ाते हैं, आप ही लोग हैं जो फसाद को बढ़ाते हैं। मैं डॉक्टर फुआद हालिम के पास जाना चाहती हूँ। मेजर गौरव आर्य और डॉक्टर फुआद हालिम के बीच डिबेट हो। फुआद हालिम जी, प्रॉब्लम क्या है? हम तो सोल्यूशन की बात कर रहे हैं ना सर। जो हो रहा है वो तो पूरी दुनिया के सामने, एक एक तस्वीर सामने आती है, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं ना मध्यस्थता की, कि किसी को तो मध्यस्थता की पहल करनी पड़ेगी। और इससे पहले भी हमने भारत के लिए कहा, भारत ने देखा था कि भारत को कहा गया था कि इस विवाद को सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए। तो अगर भारत एक कोशिश करता है तो मुझे तो लगता है बहुत अच्छी पहल होगी। देखिए, आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इजराइल और उससे पूर्व जो जियोनिस्ट मूवमेंट है, वो मूवमेंट ने कभी भी हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई को समर्थन नहीं की। इस बुनियादी तथ्य से आपको शुरू करनी पड़ेगी। इजराइल और जो लोग इजराइल को बनाना चाहते थे, अपने पूरे आंदोलन के दौरान हिंदुस्तान की आजादी हो अंग्रेज हुकूमत से, इसके एक भी वाक्य, एक भी शब्द उन्होंने सामने नहीं लाई। और ये बात को अगर आप समझ करके आगे बढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आएगा, और ये हमारी इतिहास है कि आजादी के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार के समर्थक के अलावा किसी ने कभी भी इजराइल का समर्थन नहीं किया। न कांग्रेस ने किया, न जनसंघ ने किया,
न मोरारजी देसाई की सरकार ने की, न वीपी सिंह की सरकार ने की, न आई.के. गुजराल की सरकार ने की। अब तक नरेंद्र मोदी सरकार चुप्पी साधे हुए है, उनके चट्टे बट्टे इजराइल के पक्ष ले रहे हैं। तो नहीं लेना चाहिए क्या? नहीं, फुआद हाकिम साहब, मैं बताइए मुझे, फुआद हाकिम जी, नहीं लेना चाहिए। मेजर गौरव आर्य, तो क्या गलत किया जा रहा है भारत की ओर से? आप इजराइल, क्यों इन लोगों को बुरा लग रहा है? क्यों इनको बुरा लगता है जब हम इजराइल के साथ होने की बात करते हैं, जब हम हर उस मुल्क के होने के साथ की बात करते हैं जहाँ पर शांति की जरूरत है, तो उनको बुरा क्यों लगता है? ये बात समझ लीजिए, आपको क्यों बुरा लग रहा है? सुनिए, आप क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसलिए बुरा लग रहा है, इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि डॉक्टर फवाद आलिम आप गलत बात बोल रहे हैं। मैं आपको सच बात बताता हूँ, एक मिनट हुकूमत हो, सर, एक मिनट श्वेता, आई वुड लाइक टू से समथिंग, एक मिनट। हालिम साहब, मेजर गौरव आर्य आपको बता रहे रिपीट कर रहे हैं, मुझे तो लगता है इसमें कोई बुरा मानने की बात ही नहीं है। जिस ताकत ने आप बार-बार रिपीट कर रहे हैं फवाद आलिम साहब, एक बार रिकॉग्नाइज करने के लिए कभी भी एक शब्द खर्च नहीं की। नहीं, आप तो वही बात कर रहे हैं ना कि नहीं, जैसा होता आ रहा था वैसा ही होना चाहिए, किसी को कोशिश नहीं करनी चाहिए। मोदी सरकार अगर कुछ करती है तो वो गलत करती है, तो क्या अमन की कोशिशें नहीं होनी चाहिए? आपको ये समझना पड़ेगा। एक मिनट सर, एक मिनट, हम तो समझ रहे हैं, आप नहीं समझ रहे। मेजर गौरव आर्य, आप एक मिनट, ये कह रहे हैं आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, तो भाई समझने की बात तो यही है ना कि किसी कंट्री को तो आना पड़ेगा आगे। यूनाइटेड नेशंस ने एक मिनट एग्रीमेंट के तहत जो जमीन डॉक्टर साहब, एक मिनट, मैं कुछ बोल लूं? आज इजराइल उससे ज्यादा जमीन सर, ये वही वाली राग लापेंगे, ये वही राग लापेंगे, ज्यादा जमीन ले चुकी है, इसीलिए ये लोग समाधान वाले लोग नहीं है, सॉल्यूशन की तरफ नहीं है सर। मेजर गौरव आर्य, मैं चाहती हूँ आप जवाब के वक्त जो मैं कैसे बोलूं श्वेता, लगातार बोलते जा रहे हैं, इनको चुप कराइए तब बोलूंगा, ये लगातार बोलते जा रहे हैं। हम लोग आगे बात कर सकते हैं। इजराइल ने ज्यादा जमीन हथिया के बैठी हुई है, यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन को उल्लंघन की है इजराइल ने, और आज इस संकट के तहत पर इजराइल की जो हुकूमत है वो लोग वहां पर। डॉक्टर साहब, हो गई आपकी बात की नहीं हो गई कि शाम तक आप ही को बोलना है? अब मैं बोल लूं? अब सुनिए मेरी बात, ये जो कहते हैं कि इजराइल ने कभी इंडिया को सपोर्ट नहीं करा, इजराइल आया वजूद में 1948 में, 1948 में, ठीक है, और इंडिया जो है, इंडिया को स्वतंत्रता मिली 1947 में पहली बार। तो इजराइल हमसे बाद में इंडिपेंडेंट हुआ या वजूद में आया, हम लोग इंडिपेंडेंट हुए, इजराइल वजूद में आया, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो कह रहे हैं कि इजराइल ने जमीन घेर ली, अरे भाई सुनिए, इजराइल ने जमीन क्यों घेरी? 1967 में जो वॉर हुआ था, 6 डे वॉर, या 1973 में यौम किपुर वॉर हुआ था, ये जितने भी वहां पे अरब कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, इन्होंने मिलकर इजराइल पे हमला करा। श्वेता, ये भी जानना पड़ेगा, इन्होंने सबने मिलकर इजराइल पे हमला करा, इजराइल ने इनकी मार लगाई बुरी तरीके से, और इनको हराने के बाद ये लोग चढ़ दौड़े इजराइल पे, जबकि कुछ नहीं हुआ था। इन्होंने बोला कि मारो यहूदियों को, यहूदियों ने इनकी मार लगा दी और इनके घर पे जाके बैठ गए। अब ये यहाँ पे गाना गा रहे हैं कि साहब हमें मार दिया, हमें मार दिया। किसने बोला था 67 पे चढ़ दौड़ो? 73 वॉर जो यौम किपुर वॉर है, यौम किपुर वॉर किसने शुरू करा? ये सारे के सारे अरब देश मिलके, ये 4, 5, 6 देश मिले और अचानक ये झपट पड़े यहूदियों के ऊपर, यानी इजराइल के ऊपर। इजराइल ने इनको मारे ठुडे तब ये भागे वहां से, और अब इनकी टेरिटरी जो वहां पे ऑक्यूपाई करी है, ये आप वेस्ट बैंक की बात करिए, गाजा की बात करिए, सारा का सारा उसी तब का खेल है। अच्छा, तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये जो कहते हैं ना कि उन्होंने इजराइल ने ऑक्यूपाई कर दी, हमने पैलेस्टीनियन को गोद ले रखा है क्या? डॉक्टर फवाद आलिम ये कह रहे हैं पैलेस्टीनियन ये हो गया, अरे हो तो हो हमारी तरफ से, हम तो उसके साथ हाथ मिलाएंगे जो हमारे देश के फायदे में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं तस्वीरें भी दिखाती हूँ कि कैसे इजराइल एक हमले का बदला ले रहा है, इजराइल कैसे हमास के आतंकी संगठनों को, उनके टॉप कमांडर्स को खत्म कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी देखिए, हम ये लगातार देख रहे हैं तस्वीरें, मैं जरा तस्वीरें यहाँ से दिखा रही हूँ, आप ये देखिए कि कैसे यहाँ पर, इसीलिए हम लगातार ये बात कह रहे हैं ना कि आखिर आतंक का खात्मा होना चाहिए, क्योंकि आतंक किसी भी देश के लिए ठीक नहीं होता है। अमन शांति की कोशिशें होनी चाहिए, और इसीलिए देखिए जो एक एक तस्वीर सामने आ रही है, मैं चाहूंगी वो तस्वीरें भी दिखाइए जब इजराइल ने कैसे बदला लिया। इजराइल ये कह रहा है कि हम तब तक अपने उस ऑपरेशन को जारी रखेंगे जब तक इसी तरीके से ये खेल चलता रहेगा। अगर रॉकेट दागते रहेंगे, अगर वहां की आबादी को परेशान करते रहेंगे, तो ये खेल खत्म किया जाएगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और इसीलिए देखिए तस्वीरें, सैटेलाइट इमेज आप देख रहे हैं कि कैसे एक एक जगह को टारगेट किया गया, और ये पूरी रिहायशी बस्तियां हैं, यहाँ पर लोग रहते हैं, यहाँ पर लोगों का परिवार रहता है, और इसीलिए इजराइल ये कह रहा है कि अब ये वो ठिकाने जो
इजराइल ने तबाह किए वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये खेल कहां से शुरू हुआ? हमास के जरिए। हमास वो आतंकी संगठन जिसकी पूरी कोशिश थी कि कैसे इजराइल में अशांति फैला दी जाए, लेकिन सवाल तो यही है कि अब ये बदला जब पूरा होगा तो उसमें कितनी कुर्बानियां हो चुकी होंगी, लेकिन शांति की कोशिशें कैसे होंगी, शांति की, अमन शांति की जो कोशिशें हैं वो क्यों होनी चाहिए? जरा एक तस्वीर में आपको दिखाती हूं कि कैसे जिंदगियां उजड़ रही हैं, जिंदगियां उजड़ रही है, घर की वो तस्वीरें सामने आती हैं जहां तकलीफ भी होती है। देखिए ये पूरा परिवार जो खाने की टेबल पर बैठा हुआ था, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि एक पल में जो इनकी जिंदगी है वो उजड़ जाएगी, इनकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये तबाही नहीं होनी चाहिए। इस तबाही को रोकने के लिए आगे आना होगा, और इसमें अगर भारत मध्यस्थता करता है तो फिर इसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं फुआद हालिम साहब आपसे यही सवाल करती हूँ, तस्वीरें तो आप भी देख रहे होंगे ना, इन तस्वीरों को देख करके दिल में सुकून तो नहीं मिलता होगा, तो क्या नहीं चाहते कि अमन शांति हो? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि 40 और 30 के दशक में सारे दुनिया में दो पार्टियां थी जिन्होंने मजहब के बुनियाद पर एक मुल्क कायम करने की दावा की थी। एक है मुस्लिम लीग और दूसरा है जियोनिस्ट पार्टी इजराइल की। ये दो पार्टी में एक बुनियादी एक जहनियत के सोच पर एक इकाई थी कि वो लोग धर्म के मजहब के बुनियाद पर एक मुल्क कायम करना चाहते थे, और उनमें अच्छे तालमेल थे। और हिंदुस्तान में उसका असर हमें मिला है। पाकिस्तान का मुखालफत करके पाकिस्तान के खिलाफ हम थे, पाकिस्तान के खिलाफ हम रहेंगे, और एक ही सोच के बुनियाद पर इजराइल बनी थी, मजहब के बुनियाद पे, धर्म के बुनियाद पर। इसीलिए इजराइल का बनावट को हम लोग कतई कबूल नहीं कर सकते। और आपको ये नहीं, आप मत कबूल करिए सर, आप मत कबूल करिए, लेकिन दुनिया कबूल करेगी। सुबोही खान, यही तो प्रॉब्लम है ना, कबूल करते हैं। जीडी बख्शी सर आप बोलिए सर, इसके बाद सुबोही खान के पास जाऊंगी। जीडी बख्शी सर, इजराइल को कबूल करते हैं वो लोग जो लोग ये थोड़ा अपनी बोले आवाज को विराम दें, क्योंकि ये डिस्कशन है, ये स्पीच नहीं है। It is not a speech. Are you denying Israel the right to exist? क्या आप इजराइल का जीने का हक छीन सकते हैं? वो एक मुल्क है, recognized by the UN, recognized by all the countries of the world, including Arab countries. आप कैसे उनको डिनाई कर रहे हैं the right to exist? How can you deny? आप किस बुनियाद पे इजराइल के जीने का, बरकरार रहने का हक छीन सकते हैं? ये डिक्लेरेशन, वो डिक्लेरेशन, ये 1947 में जब इजराइल बना था, यूएन ने उसको सैंक्शन दी थी। उसके बाद तमाम अरब देशों ने मिलकर उसके वाइप आउट करने के लिए हमला किया। ये दूसरी बात है कि वो पिट गए। नहीं, ये दूसरी बात है कि वो पिट गए। 67 में फिर 3 देशों ने मिलकर हमला किया, करने की कोशिश करी, पिट गए। ठीक है साहब, 73 में फिर इन लोगों ने शुरुआत करी, पिट गए। तो साहब बात ऐसी है कि आप बार बार खुद हमले करे जा रहे हैं और नाम आप लगा रहे हैं इजराइल 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 के पक्ष में है। देखिए साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे है, हु आर यू? आप कौन होते हैं इजराइल का जीने का, वजूद का हक छीनने वाले? आप कौन होते हैं? वो सारे एवरीबडी नोज ज्यूज बिलोंग टू दैट मिडिल ईस्ट, टू दैट एरिया। आपने मार मार काट काट के भगाया, तो आपका कहना यह है कि हमेशा के लिए उनके मंदिर तोड़े जाएं, उनकी वो वहां रखा जाए? आई एम सॉरी, आई कैन नॉट एग्री विद दिस। हिंदुस्तान की राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं। हमने इजराइल का मुखालफत किया है, हमने पाकिस्तान का मुखालफत किया है, और आज भी करेंगे। हम लोग हिंदुस्तान आतंक की मुखालफत कब करेंगे सर? आतंक की मुखालफत कब करेंगे? हमला किसने पहले शुरू किया था, क्या आप भूल चुके हैं? 2300 रॉकेट आपकी मुखालफत से क्या होगा? कोई पीस का जेस्चर। जीडी बख्शी सर, ये लोग आतंक की मुखालफत क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कहते आतंक का खात्मा होना चाहिए? क्यों नहीं ये कहते हैं कि नहीं अमन शांति होनी चाहिए? क्या ये कहने में मुश्किल होता है सुजाता पॉल? ये कहने में मुश्किल होता है सुजाता पॉल? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं भारत के स्टैंड से अलग जा रही हैं आप, क्योंकि भारत का स्टैंड ये है कि 2 स्टेट थ्योरी जो है उस पर जाने की जरूरत है। जो यूएन का रेजोल्यूशन है 2334, उसके हिसाब से वहां शांति बहाल होनी चाहिए, बातचीत के जरिए इसका हल होना चाहिए। जिस प्रकार की बातें मेजर साहब कर रहे हैं और जनरल जीडी बख्शी, हु आर यू to question peace?
Who are you to say that वो सही है और ये गलत? हम भारत है, हम नॉन अलाइन मूवमेंट में बिलीव करते हैं, हम शांति प्रिय हैं, हम चाहते हैं कि शांति बनी रहे, हम चाहते हैं कि जो हमारा देश का फॉरेन पॉलिसी है हम उसके हिसाब से चले। हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी ये भी कह रही है कि जिस प्रकार से शेख जर्रा पे कब्जा करा गया है, लोगों को निकाला जा रहा है, वो ना किया जाए। ये भारत का स्टैंड है। आप भारत के साथ है या इजराइल के साथ है, इस बात को साफ करिए। आप जिस प्रकार की बात कर रहे हैं उससे शांति नहीं बनेगी। आप एक तरफ का साथ दे रहे हैं, जबकि भारत कभी भी किसी भी देश के झगड़े में पड़ता नहीं है। लेकिन शांति जहां बन सकती है वहां भारत आगे आकर उस चीज में, जब आपके देश पे हमला होता है उम्मीद कर रही हूँ तो कि आप दौड़े दौड़े इजराइल के पास जाते हैं कि हथियार दो, एमुनेशन दो, ये मदद दो, वो मदद दो। करते हैं, कौन आपको केवल मदद दे धर्म रहा की है? बात करते इजराइल दे हैं। रहा मैं है। अपनी सरकार के साथ वाले तो खड़ी होगी, अगर पाकिस्तान मेरी के साथ सरकार सामने आती है और इस मामले में शांति बहाल करने की कोशिश करती है। क्योंकि अभी जो ट्वीट भी किया है इनके अपने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने, आपने शायद देख लिया होगा कि भारत का धन्यवाद नहीं किया उन्होंने। ये बताता है कि आप भारत के साथ नहीं है, ये बताता है कि आप टेररिस्ट के साथ है जो टेरर फैला रहे हैं। ये है आप जनरल जीडी बख्शी, आप अपनी असलियत दिखा रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है सुजाता पॉल ये बातें इस तरीके से ये ठीक नहीं है। सुजाता पॉल ये बातें ठीक नहीं है। जिस तरीके से आप बातें रख रही हैं ना, मैं जरा तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वो मंजर है जो तबाही का मंजर है, जो किसी की भी आंखों में आंसू ले आएगा। क्योंकि यहाँ पर जो तबाही है उसमें आप सोचिए कि कितने ऐसे लोग होंगे जिनकी जिंदगियां उजड़ी हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने परिवारों को खोया है। इसका कसूरवार कौन है? और इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जल्द से जल्द शांति होनी चाहिए। हम तो ये कह ही नहीं रहे कि हम इस देश के साथ हैं या हम उस देश के साथ हैं, हम तो सिर्फ इस बात के साथ हैं कि अमन शांति होनी चाहिए। क्यों नहीं ये चीजें इतनी जल्दी समझ में आती हैं? सुबोही, क्या इन बातों को समझना इतना मुश्किल है? श्वेता, मैं भारत का स्टैंड जरूर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ। भारत का स्टैंड हमेशा जंग को टालना होता है, लेकिन अगर जंग हो ही रही है तो भारत का स्टैंड होता है धर्म का साथ देना, इंसाफ का साथ देना। पूरी दुनिया में परसिक्यूट होकर एक कौम 1948 में जाकर एक जगह सेटल हुई, यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शन से सेटल हुई, वजूद में आई, लेकिन अरब कंट्री से वो बर्दाश्त नहीं हुआ। पैलेस्टीनियन फोर्सेस के साथ मिलकर 1948 में उन पे आक्रमण किया गया, 1967 में उन पे आक्रमण किया गया, 1973 में उन पे आक्रमण किया गया, और तीनों बार वो अपने जज्बे और जुनून के बल पर जीते। तो इन लोगों को सिर्फ आग इस चीज की लग रही है क्योंकि वो जीते तो ऑब्वियसली उनकी पॉलिटिकल, उनकी कंट्री की बाउंड्री बढ़ी, जिसको ये लोग बोलते हैं कि हमें ऑक्युपाई कर लिया। वॉर का कारण सुनिए, के नाम पर देख रही है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तानी कश्मीर को पैलेस्टाइन से इक्वेट करते हैं, आप वो कर रही हैं, हम नहीं कर रहे। हम अपनी सरकार के साथ खड़े हैं और हमारी सरकार का स्टैंड है कि शांति बनी रहे। आप अपनी सरकार के साथ नहीं खड़ी हैं, आपको तो यही नहीं पता कि किसके साथ खड़े होना है। किसी सरकार के साथ नहीं खड़ी हूं, ये उनका इंटरनल मैटर है। लेकिन बेगुनाह किसी भी कंट्री में मारा जाए वो गलत है, यदि किसी के जंग में अगर साथ देना हो तो जिसकी तरफ जस्टिस झुकता हो उसका साथ देना चाहिए। मीडिएशन दो तरफा होती है, अपनी गर्दन कटा देने से, सर झुका देने से मीडिएशन नहीं होती है। मीडिएशन और शांति के प्रयास दो तरफा होते हैं। सुजाता पॉल जी, जहां मीडिएशन की बात होती है वहां पर इफ और बट नहीं होता है। मैं जरा क्लियर कर दूं आपको सुजाता पॉल जी, मीडिएशन मतलब मीडिएशन ही होता है, उसमें इफ और बट नहीं होता है। आप एक तरफ तो शांति की बात कर रही हैं, लेकिन शांति के जो प्रयास हो रहे हैं उस पर आप सवाल खड़े कर रही हैं। तो खुद सोच लीजिए आप क्या कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं एक तस्वीर दिखाने जा रही हूं, और ये तस्वीर देखने के बाद आप अंदाजा लगाइएगा कि किस तरह से ये जो वो टनल है, हमास की ये टनल है जिसको ध्वस्त किया गया। और इसीलिए देखिए एक एक तस्वीर ये बताती है कि कैसे इजराइल बदला ले रहा है, और लेना जरूरी भी है, क्योंकि देखिए शांति अगर स्थापना करना है अपने मुल्क में तो फिर जवाब तो देना पड़ेगा, और शांति दोनों मुल्कों में होनी चाहिए। इसलिए बात मैं बहुत पुख्ता तौर पर ये कह रही हूं कि दोनों मुल्कों में शांति होनी चाहिए। हमास जैसे आतंकी संगठनों को खत्म करना चाहिए, ये कोशिश होनी चाहिए। और ये देखिए, यही वो तस्वीर है जो पल पल मैं आपको दिखा रही हूं कि देखिए आसमान में क्या नजर आ रहा है, सिर्फ रॉकेट ही रॉकेट। ये चाहे इस देश की बात हो या उस देश की बात हो, ये जहां पर भी गिरेंगे वहां सिर्फ तबाही होगी। और इस तबाही को कैसे रोका जाए, दरअसल मकसद ये होना चाहिए, और जिस पर आज हम बात भी कर रहे हैं कि मकसद तो ये होना चाहिए कि तबाही रुके, मकसद तो ये होना चाहिए कि वहां पर युद्ध विराम
मकसद तो ये होना चाहिए कि हर तरफ वहां पर जो जिंदगी है वो पटरी पर आए, और ये होगा कैसे? मौलाना सईद उल कादिर साहब, मैं फिर से आपसे सवाल करना चाहती हूँ, तस्वीर तो आप भी देख रहे होंगे सर, तो अगर ऐसे में हम आज ये बात कर रहे हैं कि भारत की मध्यस्थता के जरिए अगर वहां शांति हो जाए, तो फिर समस्या क्या है? क्या जरूरी है कि इसको धर्म का जामा पहनाया जाए? भारत को अगर जो है मीडिएशन करना है तो जरूर करे, बहुत अच्छी बात है। भारत को ये चाहिए कि सबसे पहले फलस्तीन मुल्क को मुल्क की शक्ल दिए जाए। उनके पास ना तो आर्मी है, ना तो उनके पास एयरफोर्स है, ना वो एयरपोर्ट बना सकते, जीने का हक ही नहीं दिया है उनको। आज पिछले 70 सालों से उनको सिर्फ और सिर्फ जंग के जरिए जमीनें हड़पी जा रही है। और दूसरी वही बात, अगर आप इंटरनेशनल मीडिया की बात वो आतंकवादी संगठन है, बताया जाता है। आपको पता है कि हमास आतंकवादी संगठन है, आपको पता है कि आधे दर्जन मुल्कों ने उसको आतंकवादी संगठन बोल रखा है। हरकतों को आपको पता है, आप जिनको बेचारा कह रहे हैं, सुनिए, आप जिनको बेचारा कह रहे हैं, उन्होंने 2,500 से लेकर 3,000 रॉकेट फायर करे इजरायलियों के ऊपर। आपको पता है, उन्होंने इजरायली बच्चे मारे हैं वहां पे, जिनको आप बेचारा कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि यहूदियों को जीने का हक नहीं है, इजराइल को जीने का हक नहीं है। मैं पूरा सपोर्ट करता हूं इजराइल और इजरायली एयरफोर्स को, तब तक ठोकते रहो जब तक ये हमास नस्ते नाबूद ना हो जाए। ये अमन शांति तभी होगी जब हमास जाएगा। इन्होंने लड़ाई शुरू करी है और हर समय अरब देश के आसपास ये लड़ाई शुरू करते हैं, इनके मुंह पे जूते पड़ते हैं, फिर जाके विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं कि हमारे साथ बुरा हो गया, बुरा हो गया। अरे इस वक्त भी पहला रॉकेट किसने फायर करा? हमास ने। जैसे हमास ने रॉकेट फायर करा, यहाँ पे इंडियन टेलीविजन चैनल पे ये लोग आ गए कि साहब बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। क्या बुरा हुआ भाई? अगर आप किसी को थप्पड़ मारेंगे, हाथी काटेगा वो आपका। तो अगर इजराइल ने कर दिया तो क्यों बुरा मान रहे हो भाई? क्यों बुरा मान रहे हो इस चीज का? अगर इजराइल ठोक रहा है तो इजराइल लड़ाई शुरू किसने करी? शुरू इसने करी, पैलेस्टीन। ये कह रहा भले गरीब है, उनके पास एयरफोर्स नहीं है। ये लोग पैलेस्टीन वाले कहते हैं हमारे बच्चों के पास स्कूल नहीं है। 3,000 रॉकेट मारने का पैसा है तुम्हारे बारे में, तुम्हारे पास, लेकिन बच्चों के बनाने के लिए स्कूल नहीं है तुम्हारे पास। ये आतंकवादी संगठन है हमास, सब लोग जानते हैं आतंकवादी संगठन है। दूसरा हिजबुल्ला है, एक गाजा पे है और एक वेस्ट बैंक ऑफ द जॉर्डन रिवर पे है। ये आतंकवादी संगठन है। दीज आर प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिनके मौलाना साहब बैठ के और सोनिया जी बैठ के जिनके गुण गा रही हैं, वो वहां की फौज नहीं, आतंकवादी संगठन है भाई वहां का। दे आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो वहां पे टेरर अटैक्स कर रही हैं। जवाब दीजिए मौलाना सईद उल कादिर साहब। ये टेररिस्ट के साथ है। मौलाना साहब कह रहे हैं कि मैं टेररिस्ट के साथ हूं, ऐसा कह रही है। जी मेजर जनरल जीडी बख्शी सर, सवाल तो सर यही है ना जो मेजर गौरव आर्या सर कह रहे हैं, बात तो यही है सर। देखिए कल हेलो जी सर, कल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली में जब बात हो रही थी, इस फिलिस्तीन के ही एक बाशिंदे ने बोला किसने हमास को इलेक्ट किया, किसने उनको हमारा नेता बनाया है। वो बस अपने जो है जंग छेड़ना चाहते हैं, बच्चों को शील्ड बना के, औरतों को शील्ड बना के, और उनकी वजह से बार बार तंग हो रहा है। देखिए पहले जो सारे अरब मुल्क थे वो मिल के फिलिस्तीन कॉज को उठा रहे थे और इजराइल को तबाह करना चाहते थे। 47 में उन्होंने हमला किया, उसके बाद 67 में हमला किया, 73 में हमला किया, हर बार मार खानी पड़ी। अब बाकी देश तो अलग हो गए, इजिप्ट अलग हो गया, सीरिया, इराक, ये सब जो है अब वो नहीं इसके बीच में पड़ रहे। अब ईरान जो है वो सपोर्ट कर रहा है हमास को और हिजबुल्लाह। ठीक है साहब, अब बात यह है कि आप शांति से रहें, कोई आप पे हाथ नहीं उठाएगा, अगर उठाता है तो पूरी दुनिया बोले। लेकिन आप 2,300-3,000 रॉकेट दाग दें उनके रिहायशी इलाकों पे, सिविलियन टारगेट्स पे, तो आप टेररिस्ट हैं साहब। फिर आपको वापस पड़ती है तो रोना, दुनिया भर के सामने जाके वो जो है नाटक करना और रुदाली शुरू कर देना साहब। तो फिर तो अगर आप नहीं लड़ सकते तो लड़ाई मत शुरू करिए। शुरू किसने करी? जहां तक जंग को रोकने का सवाल है, अगर दोनों तरफ फिलिस्तीन और इजराइल भारत की मध्यस्थता मांगते हैं तभी आप बीच में कूदिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा। इसका दोनों देशों का जो बिटरनेस है वो बहुत ज्यादा है, और जब तक वो इजराइल अपने लोगों को सिक्योर नहीं करता वो तो लड़ता रहेगा। आप अभी सीज फायर करा दें, वो हफ्ते में फिर टूट जाएगा, 10 दिन में फिर टूट जाएगा। ये प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि ये आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट है। ये तो धर्म के लिहाज पे, मजहब के लिहाज पे आपने झगड़ा और वैमनस्य और वैर और जहर डाल रखा है इतने सालों से।
और आप जहर को पनपते जा रहे हैं। आपको कोई फिक्र नहीं, बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही ना। हमने तो बस जो है बच्चों को आड़ के लिए इस्तेमाल करना है, बच्चों के हाथ में पत्थर डालने हैं, पत्थरबाजी करवानी है। जब दबा के रिएक्शन हो तो दुनिया भर के सामने विक्टिमहुड कार्ड प्ले करना है कि मार दिया मार दिया। आपने शुरू क्यों किया? शुरू आप करते हैं, फिर खत्म दुनिया को आके करना पड़ता है। तो मेरा कहना यह है कि हाँ, कौन शांति नहीं चाहता, कौन अमन चैन नहीं चाहता, लेकिन उसके लिए फिर आपको हमले बंद करने होंगे। यू कांट कीप अटैकिंग 3000 रॉकेट फायर कर दे रिहायशी सिविलियन इलाकों पे और फिर बोले कि साहब हमको क्यों जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना का काम ना करें। जहाँ पे भी किसी प्रकार का तनाव है, हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि वो तनाव कम हो। भारत शांति प्रिय देश है, अरे चाहिए साहब, तो दैट इज और थ्योरी हम ना। चाहते हैं कि पूरी दुनिया में शांति बनी रहे और शांति के लिए जो हमारी भारत सरकार का स्टैंड है, हम केवल उसके ऊपर जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि मेजर जनरल जीडी बख्शी या मेजर गौरव आर्या जी ने आज बहुत अच्छी बातें कही है, लेकिन आखिर में फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये करते रहना चाहिए। मैं नहीं समझती कि हमें इस चीज को बढ़ावा देना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि दोनों तरफ से शांति की तरफ कदम उठाए जाएं, हम इसमें पहल करें, क्योंकि यही हमारा, यही तो बात हो रही है ना सुजाता जी। मेजर गौरव आर्या, सरकार का स्टैंड, मुझे यही नहीं क्लियर होता। यही बात देखिए, मेजर जनरल जीडी बख्शी सर भी कह रहे हैं, हम बात यही कह रहे हैं कि अगर हिम्मत नहीं है कि उस हमले को झेल पाओ तो फिर हमला मत करो। जवाब तो मिलेगा ही ना, और जवाब अगर मिल रहा है तो हमारी कोशिश शांति की होनी चाहिए। हम तो उसी तरफ बात कर रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, सौम्या जी ने बात बड़ी अच्छी करी, लेकिन मैं एक बात छोटी सी कहना चाहता हूँ। देखिए, ये जो कहते हैं ना भारत शांतिप्रिय देश है, शांतिप्रिय देश है, हमारे इंडिपेंडेंस के बाद से ना 80,000 से ज्यादा लोग मर गए क्योंकि हम शांतिप्रिय देश हैं। कश्मीर में 42,000 भारतीय की जानें चली गई क्योंकि हम शांतिप्रिय देश हैं। हम शांतिप्रिय देश हैं, इसलिए कश्मीर जो है, कश्मीर का एक हिस्सा, जम्मू का एक हिस्सा, उसको श्वेता आजकल हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। आप शांतिप्रिय देश हैं, इसलिए अक्साई चीन आपसे अलग हो गया। आप शांतिप्रिय देश हैं, इसलिए आपके साथ ये सब हो रहा है। शांतिप्रिय देश आप इतना मत बनिए कि दुश्मन आपके गर्दन पे छुरा रख दे और फिर आपसे नेगोशिएट करे। ये देखिए, शांति एक लेवल तक ठीक लगती है, जब शांति आपके लिए बोझ बन जाए ना। शांतिप्रिय देश, आपके रोज लोग मर रहे हैं क्योंकि आप शांतिप्रिय देश हैं। अगर आप पाकिस्तान में या चीन में अशांति फैलाते तो आपके यहाँ शांति होती। अमेरिका में क्यों शांति है? इसलिए क्योंकि अमेरिका दुनिया भर में खून खराबा करता रहता है। अब देखिए, हम भी चाहते हैं कि पैलेस्टीनियंस और इजरायलीज के बीच में शांति हो जाए, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कैसी शांति है जिसमें एक तरफ रॉकेट फायर हो, जब दूसरी तरफ जवाब दे फिर आप बोले साहब ये तो बहुत बुरा करा, यहूदी तो बहुत पागल लोग हैं, बहुत बदमाश लोग हैं, ये तो हमारे साथ गलत करते हैं। ये कैसे हो सकता है साहब? 3000 रॉकेट आप फायर कर रहे हैं, वो जवाब भी नहीं देंगे, और जवाब देंगे तो फिर इंडियन टेलीविजन पे लोग आके आपके विक्टिमहुड का ड्रामा प्ले करेंगे। ये नहीं हो सकता। ये बात सही है सर, लेकिन इसीलिए देखिए यहाँ पर क्या है, जब इस तरीके की बातें होती हैं तो जाहिर सी बात है कि दो स्टैंड होते हैं, लेकिन दोनों स्टैंड अगर एक तरफ जाते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ शांति की बात होती है तो मुझे लगता है नतीजा तभी निकल सकता है, और नतीजा यहाँ पर फिलहाल निकलता नजर नहीं आ रहा है। और ये नतीजा कैसे निकलेगा, कब जाकर के ये जो एक अशांति की स्थितियां हैं, संघर्ष की स्थितियां हैं, ये खत्म होंगी, इसका जवाब अभी फिलहाल किसी के पास नहीं है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी खास मेहमानों का 5 के प्रहार में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कोशिश यही है क्या भारत की मध्यस्थता के जरिए वो संघर्ष जो पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है और जाने कितने और दिन चलेगा वो खत्म होगा। ये बहुत अहम है, क्या भारत एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा शांति के लिए इजराइल और फिलिस्तीन के बीच। फिलहाल 5 के प्रहार में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।